Okay, so doubt clearing session. हाँ जी। सर, जो गामा रेडिएशन रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी ड्रॉप की वजह से रिलीज होती है या बाकी जो रिएक्शंस होती है उनकी वजह से भी रिलीज हो सकते हैं? न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकलता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का बंडल, ये अल्फा पार्टिकल है। तो इसके कारण न्यूक्लियस में से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट के कारण होती है। तो ये एनर्जी गामा रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी क्रिएट हुई है मास कम होने के कारण। ओके सर। और कोई डाउट? व्हाट इज सूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन? जैसे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी वैसे सूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। अगर कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है जबकि उसका मैकेनिज्म कुछ और ऑर्डर को बता रहा है तो वो सूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। व्हाट इज स्टेबल एन बाय पी रेशो? एन बाय पी रेशो अभी आगे आएगा। केमिकल काइनेटिक्स पैकेज पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 1। इन अ कैटालिटिक experiment involving the Haber process, N2 plus 3H2 gives 2NH3. The rate of reaction was measured as delta NH3 by delta T is equals to 2 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. If there were no side reactions, what was the rate of reaction expressed in terms of N2 and H2? रिएक्शन का रेट NH3 के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज के टर्म्स में मेजर किया गया है। तो N2 और H2 के रेट टर्म्स में क्या होता? हाफ डेल्टा NH3 by delta T will be equals to डेल्टा N2 by डेल्टा T होगा। तो इस रिएक्शन का रेट अगर नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज के टर्म्स में बताते तो वो इस वैल्यू का हाफ आता। इसी प्रकार से हाफ डेल्टा NH3 by डेल्टा T will be equals to 1/3 ऑफ डेल्टा H2 by डेल्टा T होता। तो 2/3 और 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ NH3 by डेल्टा T will be equals to डेल्टा ऑफ H2 by डेल्टा T। अगर इस रिएक्शन का रेट हाइड्रोजन के रेट के फॉर्म में बताते, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के फॉर्म में बताते तो वो इस वैल्यू का 3/2 वैल्यू आता। रिएक्शन का रेट अमोनिया के फॉर्म में बताया है तो ये आ रहा है। अगर इस रिएक्शन का रेट नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन चेंज के फॉर्म में बताते तो वो ये आता। और ये इक्वेट होते हैं एक दूसरे इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड होने पर। सिमोन स्मिथ रिएक्शन क्या होती है बाद में आएगी है। केमिकल काइनेटिक्स पैकेज पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 22। पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 22। एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड इन सारे क्वेश्चंस के आंसर वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी डले हुए हैं यूट्यूब पे। 2NO plus H2 gives N2 plus H2O।
रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो 2NO प्लस H2 N2 प्लस H2O, ये रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन सही नहीं है तो इसको चाहो तो ऐसा कर लो कि एक रिएक्शन है N2O गिव्स प्लस H2 गिव्स N2 प्लस H2O, या अभी जैसी लिखी हुई है वैसे ही लिख ले, हालांकि रिएक्शन फिर गलत ही है। द चेंजेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड H2 आर, NO का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में और H2 का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में दिया है, और रिएक्शन का रेट हाफ DNO dt, रिएक्शन का रेट दिया हुआ है। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 4 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर था, तब रिएक्शन का रेट 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर था। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ था और इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻3, तब रिएक्शन का रेट 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ था। फिर जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁻4 था और इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³ था, तब रिएक्शन 8.8 इंटू 10⁻⁻4 से चल रही थी। What is the order of this reaction? What is the rate equation of this reaction? And what is the rate when hydrogen concentration 1.5 into the power -4 -3 and NO concentration was 1.1 into 10⁻⁻3, तब रिएक्शन का रेट क्या होगा? सिंपल कॉमन सेंस लगा लेते तो समझ में आ जाता। किसी रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है तो ऑर्डर पता करने का एक तरीका तो होता है ग्राफिकल मेथड या इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, लेकिन ये मेथड ऐसी रिएक्शंस के लिए ठीक रहते हैं जो A gives B सिंगल रिएक्टेंट वाली होती हैं। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है रिएक्शन में तो ग्राफिकल मेथड या इंटीग्रेटेड रेट मेथड दिक्कत देगा, क्योंकि रिएक्शन का काइनेटिक्स थोड़ा अलग होगा। तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर रिएक्शन में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन को कराते हैं, सभी रिएक्टेंट के कुछ कॉन्सेंट्रेशन लेकर और रेट मेजर कर लेते हैं, फिर एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बदल देते हैं, बाकी के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपने बदला है उसके कारण रेट बदलेगा, तो उस पे रेट की डिपेंडेंसी पता लग जाएगी। अगर इसको देखो तो NO का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं किया है, H2 का कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दिया है और उससे ऑफ रिएक्शन आधा हो गया है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। फिर अगर इस वाले डाटा को देखें, H2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने पर NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देने पर रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स बढ़ गया है। मतलब रिएक्शन डाटा को सिंपली देखने पर दिख ही रही है कि ये रिएक्शन NO के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर और H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। नहीं तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू K 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ पावर P 4 इंटू 10⁻³ की पावर Q, और इसके करस्पॉन्डिंग रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू K 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ की पावर P 2.2 इंटू 10⁻³ की पावर Q। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड अगर कर लेते तो ये वैल्यू आती 2, K कैंसल हो जाता, ये पूरी टर्म कैंसल होती,
और ये पावर हो जाती 2 की पावर क्यू, तो 2 इक्वल्स टू 2 की पावर क्यू, तो क्यू की वैल्यू 1 आ जाती। ऐसे ही एक इक्वेशन इसकी बनाते, 8.8 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के NO की पावर P और H2 की पावर Q। तो NO का कॉन्सेंट्रेशन उसके करस्पॉन्ड रख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -4 और H2 का रखते 2 इंटू 10 टू द पावर -3। और जब इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करते तो अब की बार ये टर्म कट जाती और P की वैल्यू 2 आ जाती, क्योंकि ये वैल्यू 2.2 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन के 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 की पावर P 2 इंटू 10 टू द पावर -3 की पावर Q, इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इससे, तो के कटता, ये पूरा कट जाता, ये 2 की पावर P बचता और ये 4 है, 4 इक्वल टू 2 की पावर P, तो P इक्वल टू 2 था। फिर इन तीनों में से किसी एक को डाटा रख के P और Q आपको पता है, तो K की वैल्यू निकाल लेते, और जब K की वैल्यू हो जाती तो रेट निकाल लेते ये वाले कॉन्सेंट्रेशन रख के। केमिकल काइनेटिक्स पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 67। बाद में आएगा ये। आर्हेनियस इक्वेशन बाद में आएगा वो भी। तो केमिकल काइनेटिक्स पैकेज के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 37। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 37। एक्शन है, A gives B plus C at time t equals to 0. At time t equals to 0, the volume of a reagent was V0 या V1, and at time t equals to t, the volume of reagent was V2. The reagent reacts with A, B and C. ये जो रिएजेंट है, इस रिएक्शन में एक रिएजेंट डाला और वो A, B, C तीनों से रिएक्शन करता है। मतलब आपने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया शुरू में A लेकर, थोड़ी देर में रिएक्शन स्टार्ट हो गई, मीडियम में A है, B है और C है, यहाँ एक रिएजेंट डाला, ये रिएजेंट A, B, C तीनों से रिएक्ट करता है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर वो रिएजेंट जो डाला था वो V1 लग रहा था, और t इक्वल टू t पर जो रिएजेंट वेसल में डाला वो V2 लग रहा है। तो इस रिएक्शन का K पता करना है, तब जबकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमें डाटा V2 के फॉर्म में दिया है। तो इसका K पता करने के लिए K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम A टाइम T पे रखेंगे। बट ये दोनों दिए नहीं है, डाटा हमको इसका दिया है, इस रिएजेंट का। तो लेट एट टाइम t इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वाज A0, उस समय पर B और C नहीं थे। एट टाइम t इक्वल टू T A का कॉन्सेंट्रेशन
A0 माइनस एक्स खर्च हो गया, तो इसका एक्स और इसका एक्स कॉन्सेंट्रेशन बना। तो ये A0 के प्रोपोर्शनल है V1, क्योंकि शुरू में अगर आपने ए ज्यादा लिया होता तो शुरू में रिएजेंट ज्यादा लगता, और वो सिर्फ ए के लिए लगता क्योंकि उस समय बी और सी तो मीडियम में थे नहीं। तो ए नॉट के प्रोपोर्शनल टर्म है V1। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू टी, ए नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये ए नॉट प्लस एक्स इक्वल टू वी है, यह प्रोपोर्शनल है उसके। हमें वो टर्म खोजनी है जो ए नॉट माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो। हमें टर्म खोजनी जो ए नॉट माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो। तो टाइम टी पर मीडियम में ए बी सी तीनों रहेंगे, तो टोटल क्वांटिटी वी से रिएक्ट करने की रहेगी, ये V2 के प्रोपोर्शनल है, ए नॉट प्लस एक्स। इस एक्स को एलिमिनेट करना है, तो हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जो ए नॉट माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो। इसके प्रोपोर्शनल एक टर्म चाहिए। तो ए नॉट प्लस एक्स के प्रोपोर्शनल टर्म है V2, तो एक्स के प्रोपोर्शनल टर्म होगी V2 माइनस ए नॉट, और ए नॉट के प्रोपोर्शनल है V1, तो एक्स के प्रोपोर्शनल होगी V2 माइनस V1। ठीक है, तो एक्स के प्रोपोर्शनल टर्म आ गई, मगर हमको ए नॉट माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल टर्म चाहिए। द रिएजेंट रिएक्ट विथ ए बी एंड सी। या सिंपली इस ए नॉट माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल ही V2 को ले सकते, क्योंकि अगर रिएक्शन बहुत लंबे समय तक चलती, टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पर, तो ये जीरो होता, ये ए नॉट और ये ए नॉट के बराबर हो जाता, तब V2 की वैल्यू सबसे ज्यादा लगती। तो V2 की वैल्यू ये रिएजेंट ए बी सी तीनों से रिएक्ट क्यों करेगा? इसको तीनों से रिएक्ट करना चाहिए। V1 अपॉन 2 V1 माइनस V2। टाइम t इक्वल टू 0 पर ये a था, टाइम t इक्वल टू t पर ये a माइनस एक्स था, तो ये x था, तो a के प्रोपोर्शनल टर्म V1 हो जाएगी। नाउ a माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू V2 टर्म हो जाएगी, और a के प्रोपोर्शनल टर्म V1 है, तो a प्लस एक्स के प्रोपोर्शनल टर्म V2 हो जाएगी।
तो हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जो जब ये टाइम बढ़ता जाए, जब टाइम बढ़ता जाएगा तो a माइनस एक्स जीरो को टेंड करेगा, तो हमें कोई ऐसी टर्म चाहिए जो जीरो को टेंड करती हो। तो वो v2 नहीं रहेगी, क्योंकि जब ये टाइम बढ़ता जाएगा और ये जीरो को टेंड कर जाएगा तब v2 बढ़ता जाएगा, लेकिन v2 माइनस v1 ये टर्म छोटी होती जाएगी और ये 2 है तो यहाँ पर 2a0 हो जाएगा। वो जो पहले कर रहे थे हम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा और ये a और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2v1 वॉल्यूम लगता उस रिएजेंट का, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम लग रहा था v1, तो 2v1 ये वॉल्यूम जो है इन दोनों के लिए इतना लगता है, तो इसके लिए जो है वो लगेगा 2v1 माइनस v2। 2v1 माइनस v2 जो है वो इसके लिए लगा है। ये टर्म जब ये टर्म जीरो को टेंड करेगी तो ये टर्म भी जीरो को टेंड कर जाएगी, बिकॉज इन्फिनिटी टाइम पे 2v1 v2 के बराबर हो जाएगा, v2 जो है वो 2v1 के बराबर हो जाएगा। 2v1 माइनस 2v1 ये टर्म जीरो को टेंड करेगी, जीरो को टेंड करेगी, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ v1 अपॉन 2v1 माइनस v2। अगर ये टर्म टाइम t इक्वल टू 0 पे आती तो x 0 हो जाता और तब आपका v2 जो था v1 था, तो 2v1 माइनस v1 अगर करते तो वो v1 के प्रोपोर्शनलिटी आ रही है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R gives P, show that for a first order reaction R gives P, the concentration of product can be expressed as a function of time by AT plus BT square plus CT cube and express A, B and C in terms of R0 and K। टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन था R0, इसका नहीं था। टाइम t इक्वल टू t पर इसका कॉन्सेंट्रेशन था R, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट हो गया P। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू डी पी बाय डी टी दोनों लिखा जा सकता है। और हम जानते हैं माइनस डी आर बाय डी टी और ये है के आर की पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। माइनस डी आर बाय डी टी के आर की पावर 1 को इंटीग्रेट करने से आर आता है आर नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। बट हमें पी का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आफ्टर टाइम टी, पी का कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें दरअसल इंटीग्रेट इसको करना था डीपी बाई डी टी को, तो डी बाई डी टी इक्वल्स टू के आर की पावर 1, तो डीपी इक्वल्स टू के आर की पावर 1 डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीपी फ्रॉम 0 टू पी, ये आपको पी की वैल्यू दे देगा के, मगर आर वेरिएबल है तो उसको लिखेंगे आर नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी डी टी। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन टाइम में एक पावर सीरीज क्रिएट करके देगा। तो पी के आर नॉट ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब
आएगा। और फिर ए बी और सी को हम के और आर नॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते थे। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 8। द रिएक्शन ए गैस प्लस 2b गैस gives C gas plus D gas is an elementary process. In an experiment, the initial pressure of A and B are 0.6 and 0.8 atm. If partial pressure of C is 0.2 atm, then calculate the ratio of rate of reaction relative to the initial rate. A के 1 मोल से 1 मोल C बनता है, तो अगर किसी टाइम पर C का प्रेशर 0.2 क्रिएट हुआ तो A का प्रेशर 0.2 खर्च हुआ होगा और B का प्रेशर 0.4 खर्च हुआ होगा। तो रिएक्शन का इनिशियल रेट जो था, और ये एलिमेंट्री प्रोसेस है, एलिमेंट्री प्रोसेस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम रहते हैं, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड रहेगा। तो इस रिएक्शन का रेट के पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 2। इस रिएक्शन का रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के बजाय प्रेशर के टर्म्स में लिख लेंगे। ये के बदल गया है, ये के जो है वो मोल्स पर लीटर पर सेकंड वाला रेट कांस्टेंट नहीं है, तो ये के की वैल्यू प्रेशर के टर्म्स में है। ये पूरा आप लोगों ने पूरा भर दिया है इसको केमिकल काइनेटिक्स के पैकेज के क्वेश्चन से, जबकि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि पैकेज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी डले हुए हैं वीडियो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप थ्योरेटिकल डाउट्स पूछते तो ज्यादा बेहतर होता। जब वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, तो एक बार इसका इनिशियल रेट पता करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0.8 की पावर 2, और रेट एट टाइम टी हो जाएगा के 0.4 इंटू 0.4 की पावर 2, और उन दोनों का रेशो ले लेंगे। इनिशियल रेट और टी टाइम पर रेट का रेशो पूछा है। कैलकुलेट द रेशो ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिव टू इनिशियल रेट। रिलेटिव टू इनिशियल रेट पूछा है, मतलब इसको रेसिप्रोकल करके निकालेंगे। ये कट जाएगा, भूवी मंगवानी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन कैन वी टेल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितनी बार तो मैंने कहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल एक्सपेरिमेंट से ही बताया जा सकता है, रिएक्शन को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकता है। अगर कोई इन्वेंटरी रिएक्शन है तो फिर उसका ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर होता है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है? वो तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा।
IUPAC नॉमेनक्लेचर का वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी डला हुआ है। बाकी जितने भी लोग पैकेज के क्वेश्चन इतने सारे डाल रखे हैं, बेहतर है कि आप जो यूट्यूब पे सॉल्यूशन डाला है उसी को डायरेक्ट देख लो। यदि वहां पर देखने के बाद भी नहीं बनता है तब पूछिए। थ्योरेटिकल डाउट पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आरएनएस इक्वेशन अगली क्लास में या आगे की क्लासेस में आएगी। आफ्टर एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी exemplar in inorganic chemistry, what should be done as there is no package for S block and hydrogen? हाइड्रोजन चैप्टर के लिए एनसीईआरटी बुक काफी सफिशिएंट है। एस ब्लॉक का पैकेज आपको मिलेगा। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स जो मिला हुआ है उसमें ऑलरेडी एस ब्लॉक दिया हुआ है। सर एक क्वेश्चन था सर, उसमें रेडियो एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय, तो सर इसका आंसर तो सर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था, लेकिन सर रेडियो एक्टिविटी किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होती है। टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होती, बिकॉज वो न्यूक्लियर फिनोमिना है। उसके लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह जैसी कोई चीज नहीं रहती कि टेम्परेचर से अफेक्ट होती। रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर से, प्रेशर से, एक सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है तो ये सारे टेम्परेचर पे सेम रेडियो एक्टिव रहता है। ये इसकी फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड नहीं करता है कि ये एलिमेंट है। जैसे ये कार्बन 14 है तो एलिमेंटल कार्बन 14 सॉलिड स्टेट में, कार्बन 14 लिक्विड स्टेट में, कार्बन 14 गैसियस स्टेट में, कार्बन 14 इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 14 इन Na2CO3। इन सारे केसेस में ये सेम रेडियो एक्टिव रहता है। इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, जबकि ये सारी चीजें जो हैं ये न्यूक्लियस के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके कारण आती है। जब एटम अपने इन इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्डिंग करता है तो वो एलिमेंटल स्टेट या कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं ये इनके कारण आ रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर के एटमॉस्फेयर के बदलने के कारण। रेडियो एक्टिविटी नहीं बदल रही है। हाउ टू फाइंड बीटा इमिशन इन रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जितने भी पैकेज के क्वेश्चन है वो आप लोग YouTube देखिए, मैंने वीडियो सॉल्यूशन पूरे पैकेज का डाल रखा है। यदि वहां समझ में ना आए तो फिर यहाँ पूछिए। यहाँ कोशिश कीजिए कि थ्योरेटिकल डाउट्स आप लोग ज्यादा पूछें। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी का।